हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कैटालाइसिस उत्प्रेरण। तो ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। उत्प्रेरण, जिसे आप इंग्लिश में कैटालाइसिस बोलते हो, कैटालाइसिस उत्प्रेरण। तो पहले सुनिए उत्प्रेरण क्या होता है। आपने उत्प्रेरक का नाम तो जरूर सुना है, उत्प्रेरक, ठीक है ना, कैटालाइट। तो उत्प्रेरक से ये उत्प्रेरण बना है। तो मैं पहले ये बताऊं उत्प्रेरक, फिर ये समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने 10th लेवल तक पढ़ा है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और स्वयं अप्रभावित रहते हैं, तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह क्रिया, यह प्रोसेस उत्प्रेरण कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक काम करता है, उन अभिक्रियाओं की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस उत्प्रेरण कहलाती है। तो ध्यान देना। और ये सामान्य सी बात हुई, इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं कि उत्प्रेरण की प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं वो अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं और घटाते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पोटेशियम क्लोरेट। आई ना बात समझ में? पोटेशियम क्लोरेट। अगर आप इस पोटेशियम क्लोरेट को और बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मैं बोलूंगा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आप इसको गर्म करते हो तो ये टूटेगा, लेकिन बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। यानी पोटेशियम क्लोरेट को जब आप बिना उत्प्रेरक मिलाए गर्म करोगे तो टूटेगा जरूर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, लेकिन इस प्रक्रिया में इसे बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो लेकिन मैं यूं बोलूं अपने लैंग्वेज में कि जैसे KCl बना और O2 बना, आपने इसको गर्म किया। अब मुझे ये पता नहीं कि इसमें कितना टाइम लगा होगा ये दोनों बनने में, ठीक है ना, बनने में। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यहां कोई उत्प्रेरक नहीं है, तो ये टूट करके और इन दोनों के बनने में बहुत अधिक समय लगा होगा, ठीक है ना, बहुत अधिक समय। और इस अभिक्रिया में टेम्परेचर तो एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया गया है कि बिना उत्प्रेरक के जब आप इसको गर्म करोगे तो इसमें कितना तापमान चाहिए, और वो वैल्यू होती है आपके 653 केल्विन से लेकर के और 873 केल्विन, ठीक है ना। कभी कभी ये वैल्यू है ना सेंटीग्रेड में भी दी हुई होती है, तो कंफ्यूज मत होना। इस केल्विन को जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो तो इसमें से 273 घटा लेना तो ये सेंटीग्रेड में आ जाएगी। तो यहां 653 से 873 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब गर्म करते हो तो इतना टेम्परेचर चाहिए और ये दोनों बन जाएंगे। अब ये पोटेशियम क्लोरेट और इससे बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करूं तो देखिए, एक मिनट, यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, तो पहले इसे यूं करता हूं, यहां 3 लगा देता हूं, ठीक है ना, और यहां 2 लगा देता हूं, तो ऑक्सीजन यहां 6 हो गए, यहां ऑक्सीजन 6 हो गए। अब यहां पोटेशियम 2 बन गए, तो मैं यहां 2 लगा दूं तो 2 पोटेशियम हो गए। यहां पर 2 Cl हो गए तो यहां 2 Cl हो गए, तो ये बैलेंस हो गई। तो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब पोटेशियम क्लोरेट का विघटन किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन तो बनते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। परंतु यही अभिक्रिया अगर मैं यहां उत्प्रेरक डालकर कराऊं तो फिर कम टेम्परेचर पर संपन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक ने क्या किया? उत्प्रेरक ने
इसके टूटने की दर का वेग बढ़ा दिया, यानी इसको जल्दी से तोड़ने का कार्य किया। तो अब मैं यूं लिखूंगा कि पोटेशियम क्लोराइड को जब MnO2 उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बोलते हो, की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो याद रखना इससे कम तापमान पर संपन्न हो जाएगी और वो होगा 473 से 633। 473 केल्विन ताप से 633 केल्विन ताप की आवश्यकता पड़ेगी MnO2 की उपस्थिति में। और अगर यहां MnO2 नहीं डालोगे तो फिर तो इतने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, बनेंगे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ही। अब इसे बैलेंस कर देंगे तो वही प्रोसेस है और इस प्रकार आप इसे बैलेंस कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मैंने ये बताया कि पोटेशियम क्लोराइड का विघटन जब आप बिना उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाते हो तब तो इनको बनने में अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 653 से 873 केल्विन तक की। लेकिन जब आप पोटेशियम क्लोराइड का विघटन MnO2 अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करते हो, इसको तोड़ते हो, तो फिर कम तापमान, इसकी तुलना में कम तापमान, कितना, 473 से 633 केल्विन के बीच में इसका विघटन हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाती है। तो इस MnO2 ने क्या किया, MnO2 ने यहां इसके विघटन की दर को बढ़ा दिया, जिससे ये आसानी से बन गए और कम टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो यहां MnO2 ने उत्प्रेरक का काम किया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और स्वयं अप्रभावित रहते हैं, तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। MnO2 यहां उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक याद रखना, अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं तो इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी, एक एग्जाम में पूछी गई है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इनके संगठन और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। इनका रासायनिक परिवर्तन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो की वो बनी रहती हैं, रासायनिक गुण बदलते नहीं है, द्रव्यमान संगठन में परिवर्तन नहीं आता है। जितना हम शुरुआत में MnO2 ले रहे हैं, लास्ट में अभिक्रिया पूरी होने पर उतनी ही मात्रा में MnO2 में वापस मिल जाएगा। तो इनके संगठन और द्रव्यमान में कभी कोई अंतर नहीं आता है। उत्प्रेरक वर्धक, तो उत्प्रेरक वर्धक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी इन सालों में तो नहीं, लेकिन बहुत पहले हमारे यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। उत्प्रेरक वर्धक, जिसे आप कैटालाइट प्रमोटर बोलते हो, क्या बोलते हो, जिन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं, प्रमोट करने वाले पदार्थ होते हैं ये, तो कैटालाइट प्रमोटर बोलते हैं इनको, उत्प्रेरक वर्धक। मैं पहले एक समीकरण लिखकर समझा रहा हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये नाइट्रोजन है गैसीय अवस्था में, ये हाइड्रोजन है गैसीय अवस्था में। एरो का निशान, एरो के निशान के ऊपर Fe लोहा ठोस उत्प्रेरक के रूप में, और इसके जस्ट नीचे MO मोलिब्डेनम। MO मोलिब्डेनम धातु हमेशा ठोस अवस्था में होती है, कैपिटल M आएगा, O पैरों में छोटा आएगा, मोलिब्डेनम धातु होती है। और अब इससे अमोनिया बन जाती है और गैसीय अवस्था लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, यहां पर जब अमोनिया बनाने की हेपर विधि, अमोनिया बनाने की हेपर विधि में और Fe उत्प्रेरक के साथ मोलिब्डेनम को लिया जाता है, तो मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ है जो कि इस उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे अमोनिया शीघ्र बन जाती है। फिर हम इसे बैलेंस कर देते हैं। तो अब उत्प्रेरक वर्धक कौन हुआ, मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं। पहले तो इस अभिक्रिया में बताऊं, Fe तो उत्प्रेरक है जो क्रियाकारकों के वेग को बढ़ा देगा, तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी और अमोनिया अत्यधिक मात्रा में बनेगी। तो Fe तो क्या हुआ, उत्प्रेरक हुआ, कैटालाइट हुआ। यहां मोलिब्डेनम लिखा नीचे, ये प्रमोटर हो गया। ये कौन हो गया, प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन होते हैं,
प्रमोटर वो होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, ये वाला मोलिब्डेनम इस Fe की सक्रियता को बढ़ा देगा, तो यह प्रमोटर कहलाएगा। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने का काम करते हैं, कोमा, प्रमोटर कहलाते हैं, कोमा प्रमोटर कहलाते हैं। सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहां मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो अब उत्प्रेरक वर्धक पूरा हुआ और उत्प्रेरक विष की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी उसकी हो जाएगी उत्प्रेरक विष। तो ये कैटालाइट पॉइजन होते हैं। कौन होते हैं? कैटालाइट पॉइजन होते हैं, ठीक है ना, कैटालाइट पॉइजन। तो उत्प्रेरक विष जिसे हम बोलते हैं, तो ये इनसे जस्ट विपरीत होते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। और उत्प्रेरक विष ऐसी कोई अभिक्रिया, तो याद रखना अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ उत्प्रेरक विष पदार्थ जरूर ज्ञात हैं, जैसे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, जहरीला पदार्थ होता है। अगर आप किसी अभिक्रिया में डाल दोगे तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ मात्रा में CO2 भी आपके उत्प्रेरक विष का काम करती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं उत्प्रेरक विष समझ आया होगा कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप याद रखना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न 1 नंबर वाले में पूछ लिए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस के टाइप है वो 2 टाइप होते हैं। अपने सिलेबस में 2 टाइप शामिल है कैटालाइसिस के। तो पहला मैं बात करूं तो वो है समांगी उत्प्रेरण। कौन से वाला? समांगी उत्प्रेरण, जिसे आप होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हो। होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। जैसे समझना कि ये मैंने एक समीकरण लिखी है आपके सामने। SO2 गैसीय अवस्था में, O2 भी गैसीय अवस्था में कर देता हूं। एरो के ऊपर NO नाइट्रिक ऑक्साइड है। एरो के ऊपर मैंने क्या लिखा है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में। और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। तो अब याद रखना, ये मैंने समीकरण लिखी है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। तो अब यहां देखिए, SO2 गैसीय अवस्था में, O2 भी गैसीय अवस्था में, ऊपर वाला उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड वो भी गैसीय अवस्था में। तो यहां देखिए, जब अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक एक जैसी भौतिक प्रावस्था में हो, एक जैसी समान भौतिक प्रावस्थाओं में हो, कौन कौन? क्रियाकारक और उत्प्रेरक, तो फिर उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। दोबारा सुनिए, यहां SO2 गैसीय अवस्था में, O2 गैसीय अवस्था में, नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो बताओ, क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हुई कि नहीं हुई? तीनों की समान है, यानी क्रियाकारक है उनकी भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के समान होनी चाहिए, तो वह समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। और आगे वाला जो बनने वाला उत्पाद है वो कौन सी अवस्था में, वो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल और केवल जो उत्प्रेरक और क्रियाकारक इनकी भौतिक अवस्था देखनी होती है। तो वो देखिए, अगर इनकी भौतिक अवस्था, किनकी? क्रियाकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक प्रावस्थाएं एक जैसी हो, समान हो, तो फिर उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। और ये SO2 और O2
और इससे SO3 बनती है। तो ये याद रखना, लेड चैम्बर विधि बोलते हैं इसे। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि कहते हैं इसे? लेड चैम्बर विधि, लेड चैम्बर विधि। और हिंदी में इसे कहते हैं सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि। तो याद रखना ये एक अच्छा समीकरण है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो सीसा कक्ष विधि है, लेड चैम्बर प्रोसेस है, उसमें यह समीकरण लिखा जाता है। और ये वाला समीकरण हमेशा समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, फिर आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं C12H22O11, ठीक है ना। इसे मैं एक्वेटिक अवस्था में लेता हूं और यहां जल डाल देता हूं H2O। तो जल यहां लिक्विड अवस्था में होता है, L लिक्विड लिखिए, AQ एक्वेटिक लिखिए, और एरो के ऊपर मैं यहां लिख देता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। यह भी लिक्विड प्रावस्था में होता है, लिक्विड में होता है। तो अब देखिए उत्पाद तो बाद में बनाएंगे, पहले समझाता हूं। ये क्रियाकारक है दोनों, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। मैंने पैरों में L लिखा है, लिक्विड, L मींस लिक्विड, तरल अवस्था में है। H2O के पैरों में L लिखा है, इसका अर्थ ये भी लिक्विड अवस्था में है। C12H22O11 याद रखना, माल्टोज बोलो, फ्रक्टोज बोलो, इनका सूत्र है AQ, यानी इसका घोल बना दिया मैंने। AQ होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक बोलते हैं जल में घोलकर बनाया हुआ सॉल्यूशन, तो एक्वेटिक है। तो आप देखिए, तो ये भी तो तरल अवस्था में है। अरे जो घोल होता है वो तरल अवस्था में होते हैं, तो ये भी तरल है, ये भी तरल है, और ऊपर वाला जो उत्प्रेरक लिखा है वो भी तरल अवस्था में। तो बताइए क्रियाकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी नहीं है क्या? एक जैसी हैं, तरल हैं तीनों के तीनों। तो फिर मैं इसे समांगी उत्प्रेरण बोलूंगा और इसका उत्पाद बना देते हैं। ये माल्टोज और कुछ भी बोलिए आप, तो इससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएंगे। तो C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ये भी AQ एक्वेटिक बनते हैं। और अभिक्रिया है वो बैलेंस है, आप देख लेना। उत्पाद हैं उनको क्रियाकारकों से मिलाना, प्रत्येक परमाणु बराबर है। तो ये भी याद रखना एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और ये वाला एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं ये हमारे एग्जाम में 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया था। सामान्य प्रश्न आया कि समांगी निम्न में कौन सा उत्प्रेरण उपस्थित है, ठीक है ना। तो हमें उत्तर बताना था कि समांगी। तो मैं लिख रहा हूं, यह है मेथिल एसीटेट। कौन सा? मेथिल एसीटेट, CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट है। ये लिक्विड अवस्था में होता है, लगा देता हूं L। इसमें जल डालिए, जल कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। और यहां एरो का निशान लगाइए, एरो के निशान पर अम्ल HCl भी लिक्विड अवस्था में होता है। मैंने HCl डाल दिया। तो अब देखिए उत्पाद तो बाद में बनाएंगे, पहले ये देखिए क्रियाकारक और उत्प्रेरक कौन सी अवस्थाओं में है। तो क्रियाकारक दोनों के दोनों लिक्विड, उत्प्रेरक भी लिक्विड। तो मुझे यहां उत्पाद देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इनको देखकर बता सकता हूं कि हाँ ये समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है ये, ठीक है ना। उत्पाद क्या बनेंगे देखना, 1 मिनट। ये टूटेगा तो इतने वाला ये CH3COO- टूटेगा, CH3 प्लस में हो जाएगा। H2 में आप जानते हो ना, H प्लस का होता है और OH माइनस का होता है। उम्मीद करता हूं जानते हो ये बात। तो प्लस वाले के साथ माइनस, माइनस वाले के साथ प्लस जोड़ दीजिए, तो CH3COO- के साथ तो H आ जाएगा। तो यहां लिख देता हूं CH3COO- के साथ H। तो ये बन गया एसिटिक अम्ल, इससे एसिटिक अम्ल बन गया। यहां पर एक बन गया मेथेनॉल, तो यहां CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल। अब एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल है वो भी लिक्विड अवस्था में होते हैं। हालांकि हमें इनकी अवस्थाएं नहीं देखनी है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं आपको तो केवल और केवल क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था देखनी है, वो एक जैसी हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे तीनों की तीनों, इनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक
एक जैसी अवस्थाओं में, समान प्रावस्थाओं में, तो ये समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, जिसे आप अंग्रेजी में और हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस बोलते हो। हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। तो इसमें से भी एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, ज्यादा तो नहीं, समांगी वाले में तो काफी प्रश्न पूछे गए हैं, विषमांगी वाले में कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन एक बार एक प्रश्न पूछा गया था। तो सुनिए विषमांगी क्या होता है, जस्ट उससे विपरीत है, अपोजिट है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं, फिर समझ आ जाएगा। जैसे SO2 गैसीय अवस्था में, O2 गैसीय अवस्था में, एरो के ऊपर मैं यहां प्लेटिनम धातु लगा देता हूं जो कि ठोस अवस्था में होती है, Pt प्लेटिनम, बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो भी गैसीय अवस्था में। तो अब हमें तो यहां इस उत्प्रेरक और इन दोनों क्रियाकारकों से मतलब है, दोनों क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में। तो बताओ क्रियाकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हुई कि नहीं हुई? अलग अलग हो गई भौतिक अवस्थाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जब प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो भी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो ये पहले जैसा एग्जांपल है, लेकिन यहां प्लेटिनम ठोस है, इतना अंतर आप याद रखना। तो ये ठोस होने से और ये क्रियाकारक गैसीय अवस्था होने से ये विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। दूसरा मैं बात करता हूं 2 नंबर पर, आप बोल देना अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि होती है, उस हैबर विधि में आप नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हो और उसमें उत्प्रेरक के रूप में Fe डाला जाता है। Fe लोहा ठोस अवस्था में होता है और अभिक्रिया संपन्न होने पर अमोनिया गैस बनती है जो कि गैसीय अवस्था में होती है। तो अब यहां पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहां 2 नाइट्रोजन लगा दूं और यहां 6 के हिसाब से 3 कर देता हूं। तो यहां H6, तो यहां H भी 6 हो गए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, और Fe उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अब इसमें देखिए दोनों क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो बताइए क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्थाएं अलग अलग हुई कि नहीं हुई? अलग अलग हो गई। तो ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसीय अवस्था में होती है और उनकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो Fe को हम विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में यहां उत्प्रेरक हेतु काम में लेते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल आप याद रखना, एक प्रोसेस आती है जिसमें हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, एक प्रोसेस जिससे हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक पर्टिकुलर विधि है जिसे ओस्टवाल्ड विधि कहा जाता है। कौन सी विधि? ओस्टवाल्ड विधि कहा जाता है। ये ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। नाइट्रिक अम्ल आप जानते हो HNO3 को बोलते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि? ओस्टवाल्ड विधि। और इसका एक समीकरण ले रहे हैं जो कि विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में आता है। तो याद रखना, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया गैस का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, अमोनिया गैस का जब ऑक्सीकरण किया जाता है और किसकी उपस्थिति में? Pt प्लेटिनम की उपस्थिति में, ठोस प्लेटिनम है उसकी उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो याद रखना, एक तो बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में आपकी बनती है ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और साथ में बनती है
ऑक्सीजन। तो ये ओस्टवार्ड विधि में और नाइट्रिक अम्ल बनाने का एक पद है, हालांकि अभिक्रिया का एक ही पद यहां पर दिया हुआ है, तो ये 3 पदों में संपन्न होती है नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो ओस्टवार्ड विधि है। इसमें से एक पद यहां पर दिया है और उस पद में प्लेटिनम काम में लिया जाता है गैसीय क्रियाकारकों के साथ, तो इसका एक पद और विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो अमोनिया गैसीय अवस्था में इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं O2 से, प्लेटिनम ठोस अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करूं तो आप ध्यान रखना, यहां देखो एक मिनट, नाइट्रोजन तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन में, तो फिर मैं यहां यूं कर देता हूं और इस साइड में और यहां और ये वाला यहां। अब ये बैलेंस हो जाएगी, 4 है और 5 है और 4 है और 6 है। अब करके देखना प्रत्येक परमाणु इसका संतुलित हो रहा है। तो यहां ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, क्योंकि दोनों क्रियाकारक तो गैसीय अवस्था में, प्लेटिनम ठोस अवस्था में। नेक्स्ट एक और याद रखना, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में जब हम वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो हमेशा ठोस निकल की उपस्थिति में होता है, तो वो भी विषमांगी का एग्जाम्पल है। हालांकि हमारे यहाँ कोई समीकरण तो दी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि वनस्पति तेल आप जानते हो लिक्विड अवस्था में होते हैं और उसका हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं गैसीय अवस्था में, तो H2 गैसीय अवस्था में ले लेंगे। निकल यहां ठोस अवस्था में होती है, निकल धातु ठोस अवस्था में होती है और ये वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वनस्पति घी में। वनस्पति घी भी याद रखना लिक्विड माना जाएगा यहां पर। तो ये आपके वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण और निकल धातु की उपस्थिति में। आप कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे यहां तो लिक्विड है यहां गैस है, अरे ये अवस्था एक जैसी मान जाएंगे। सॉलिड होता एक तो भिन्न हो जाता, लिक्विड और गैस की अवस्था तो आपके अणुओं की एक जैसी प्रावस्था ही मानी जाती है पदार्थ की, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठोस में तो आप जानते हो अणु बहुत अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में अणु ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते, कुछ दूर दूर होते हैं। तो ठोस से तो ये बिल्कुल भिन्न होती है, तो दोनों सही है और लिक्विड है और गैसीय अवस्था में, और ये वाला सॉलिड में, तो ये भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं होगी। तो यहाँ ये आपके विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अगर आप इसे समीकरण के रूप में लिखना चाहो तो आप यहाँ एक काम कर सकते हो, ये आप एथीन ले लेना यहाँ पर, ठीक है ना, एथीन, क्योंकि वनस्पति तेलों में 2 कार्बन वाली और असंतृप्त एथीन पाई जाती है, तो मैं इसे यहां बोल दूं कि लिक्विड है एथीन, और इसमें आप H2 गैसीय अवस्था में मिलाना और निकल को आप इस प्रकार यूं सॉलिड रूप में यहां लिखना। और अब क्या करोगे, ये असंतृप्त यहां संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होते ही एक कार्बन पर 2 H है, इधर भी 2 H है, तो एक कार्बन पर 1 H यहां से और आ जाएगा और 1 H यहां से इस पर आ जाएगा, तो प्रत्येक कार्बन पर 3 H हो जाएंगे, तो उसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां आप इस पर 3 H लगा देना, 2 तो पहले से ही है और 1 H हम यहां प्रत्येक में H2 वाला लाके जोड़ रहे हैं, तो अब ये एथीन से एथेन बन गई, एथीन से एथेन, और ये भी लिक्विड और वनस्पति घी में एथेन पाई जाती है। तो यहाँ ये वनस्पति तेल है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया एथीन, हाइड्रोजनीकरण कर दिया और बन गई एथेन, तो यहाँ वनस्पति घी के रूप में, और ये एग्जाम्पल हो गया विषमांगी उत्प्रेरण।